650 से भी अधिक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट विश्व के अलग अलग हिस्सों से और भारतीय सभी राज्यों से आए हुए हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए। और ये 4 महीने पहले शुरू हुआ था, जहां पर उन्होंने वास्तुशास्त्र की पारंपरिक नॉलेज का मॉडर्न लाइफ में कैसे उपयोग करें इसको सीखा। अब उनका ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो सर, इस ओरिएंटेशन पे जो है कि आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या इससे मतलब कि जो आए हैं तो उनके लिए क्या मतलब कि ये लाने वाला है? वास्तव में वास्तुशास्त्र आयुर्वेद और योग के बाद पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है। अब योग के बाद वास्तुशास्त्र की और लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि वास्तुशास्त्र का विज्ञान अपने आप में दिशा देने वाला है, ओरिएंटेशन देने वाला है सेहत के लिए, करियर के लिए। तो इसके लिए लोगों का रुझान वास्तुशास्त्र में हो रहा है और जर्मन से भी कुछ लोग इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, क्योंकि विश्वगुरु भारत की जो संकल्पना है, मुझे लगता है आयुर्वेद पिछले कई शताब्दियों से और योग इस शताब्दी से और आने वाले समय में वास्तुशास्त्र से लोगों की उम्मीद है कि जो ये एआई के युग में डिस्ट्रैक्शंस हैं, डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, तो उनका आउटर स्पेस ही उनको ओरिएंटेशन दे सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। तो इस उम्मीद के साथ लोग वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं। तो एक अच्छे डिवाइन करियर के रूप में लोग इसे ले रहे हैं और मेरा यही समझना है कि इसकी भविष्य में बहुत अधिक डिमांड बढ़ने वाली है। सर, आपकी ये जो पादस्त्री वर्कशॉप है वो बाकी वर्कशॉप से कैसे अलग है? वास्तव में हमारे यहाँ पर इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है, शरीर अंग लक्षण विज्ञान कहा गया है। वास्तुशास्त्र में हम पहाड़, नदियाँ, टीले और जमीन के अलग अलग लक्षणों के आधार पर उसके इंटरप्रिटेशंस करते हैं। कौन सी भूमि सतव भूमि है, रजस भूमि है, तमस भूमि है, वात भूमि है, पित्त भूमि है, कफ भूमि है, या पंच तत्वों में कौन से तत्व किस भूमि में ज़्यादा हैं, और उसके आधार पर हम कैटेगराइज करते रहे हैं कि यह भूमि का उपयोग क्या होगा। इसका एजुकेशनल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, हाउसिंग के लिए ठीक रहेगी। ये काम हम लोग पिछले करीब 30-35 वर्षों से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हस्त समुद्रिक शास्त्र है उसमें भी हमने वात, पित्त, कफ के आधार पर, सतव, रजस, तमस के आधार पर, पंच तत्वों के आधार पर जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान संपदा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसके आधार पर हमने डेटाबेस स्टडीज करी और उस डेटाबेस के आधार पर जो चीज़ें फैक्चुअल थी, जो आज अप्लाइड हैं, अगर कोई हाथ को देख के उन चिन्हों के आधार पर किसी व्यक्ति की सेहत बता सकता है, उसका व्यवहार बता सकता है, उन चीज़ों को हमने अपने इस कार्यक्रम में इंटीग्रेट किया, उसको हमने टीच किया। यहाँ पर अभी 650 से अधिक व्यक्ति अपनी हथेली पढ़कर हैरान हो रहे हैं कि उन लक्षणों से वो अपने पूरे के पूरे जीवन यात्रा को देख पा रहे हैं। तो ये एक नया प्रयोग है, पर हमारी जो परंपरा की ज्ञान संपदा है उसमें विषय अलग अलग नहीं है, क्योंकि वही त्रिगुण हैं, त्रिदोष हैं, पंच तत्व हैं, नवग्रह हैं। इनके आधार पर जब हम कैटेगराइज करते हैं, चाहे हाथ हो, चाहे भवन हो, चाहे शरीर हो, और इसी के आधार पर हमारे तंत्र में भी डिविजन्स की गई हैं, नवदुर्गा की या 10 महाविद्या की। आज हम नई जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो पारंपरिक ज्ञान है और ये पिछले कई हजार वर्षों की ऑब्जर्वेशंस हैं, हम इनको मॉडर्न टर्म्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और एक बेटर वर्जन ले सकते हैं ओरिजिनल इंटेलिजेंस का, जहां पर बच्चे आज खोया खोया महसूस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। वहाँ पर हमारी जो सनातन जड़ें हैं ज्ञान की, वो ज़्यादा गहरी हैं। ये जांचा परखा ज्ञान है, हजारों वर्षों का है। हमें इसको आधुनिक प्रवेश में रख के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो रिलेटेबल है। तो ये हमारा केमिस्ट्री और तंत्र के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं नॉलेज के, वो हमने इस कोर्स में डाले हैं। और जहाँ सबसे एनर्जी कम होती है वहाँ जिंदगी सबसे जो है कि जल्दी टूटती है, तो इसका क्या थोड़ा
इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर शरीर की ऊर्जा भी कम हो जाती है तो आदमी गिरा गिरा महसूस करता है। यदि इम्यूनिटी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो एकदम ही व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है, और शरीर में अगर एनर्जी ना हो तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पाता। हम लोगों ने ये प्रयोग किए कि किसी भी भूमि की एनर्जी, जैसे आप कहीं जाते हैं तो एकदम थका थका महसूस करते हैं, मन गिर जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उस जगह में यदि हम मंगल यानी मूंगा उसका चूरा लगा देते हैं तो यह पाया गया कि उसी जगह में जाकर व्यक्ति उत्साहित हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है, पॉजिटिव फील करता है। तो ये जो नवग्रहों के आधार पे ये मिनरल्स थे, ये जो हमारे मटेरियल्स थे, जो स्टोन्स थे, ये हम पहनते तो हैं, इनका असर तो हम महसूस करते ही हैं, परंतु वास्तुशास्त्र में, क्योंकि मैं मंदिरों पर मेरा काम है, रिसर्च का काम रहा है, मैं टेम्पल आर्किटेक्चर में मेरी रिसर्च है, तो मंदिर में भी वो भाव लाने के लिए हम प्रीशियस जेमस्टोन लगाते हैं। वही जेमस्टोन आयुर्वेद के आधार पर जब हम बिल्डिंग में लगाते हैं तो व्यक्ति बूस्टेड महसूस करता है, एनर्जाइज्ड महसूस करता है। वही चीज़ हमने कही कि जब एनर्जी लो हो जाती है तो जिंदगी टूटने लगती है, मन टूटने लगता है, शरीर टूटने लगते हैं, और उसके कारण व्यक्ति के हालात टूटने लगते हैं। सर, आपने बात की आज की युवा पीढ़ी को लेकर के, तो युवा पीढ़ी वास्तु शास्त्र को या फिर हमारे किसी भी शास्त्र को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे में वो कब आकर के ये मानना शुरू करेंगे कि भी वास्तु शास्त्र कुछ है? उनके फ्लैट्स आजकल लेते तो आड़े तिरछे होते हैं, कोई उस वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं होता है, घर के अंदर सारी चीजें बिना वास्तु के रखे रखते हैं, तो आखिर कब उनको ये सोचना चाहिए कि हमें एक वास्तु शास्त्री की जरूरत है घर के अंदर? किस लेवल से आगे? मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊंगा जनरेशन जेड की, जिसे जेनजी कहते हैं। ये जो नए बच्चे हैं, इनका विश्वास भारतीय विज्ञान के प्रति ज़्यादा है, इनका रुझान ज़्यादा है, क्योंकि आज इन बच्चों को नॉलेज का एक्सपोजर इतना है कि एआई से, चैट जीपीटी से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो बड़े बूढ़े हमें दे रहे थे। उस नॉलेज के बेस पर जब वो देखते हैं कुछ चीज़ें काम कर रही हैं तो वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो जनरेशन है ये बहुत प्रयोगात्मक है, ये हमारे कहे से किसी चीज़ को नहीं मानती, ये जानने के बाद मानती है। तो आज यंग जनरेशन का रुझान इस वजह से हो गया है कि जब वो ये डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, सुबह उठ के स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं और उससे वो डिसओरिएंट हो रहे हैं, इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, कोई मुझे ग्राउंडेड फील कराए, मैं क्या करूं? तो वो प्रयोग करते हैं, मैं घर में किस दिशा में बैठूं तो मैं बेटर फील कर रहा हूं। वो प्रयोग करते हैं, मैं किस तरफ फेस करके पढूं तो मेरी पढ़ाई बेटर हो रही है, मैं इस दिशा में सिर रख के सो रहा हूं तो सुबह उठता हूं तो फ्रेश होता हूं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। इन कारणों की वजह से यंग जनरेशन जितना इन विषयों को, मेडिटेशन को, ध्यान को, मंत्र जप को अडॉप्ट कर रही है, शायद हमारी जनरेशन ने उतना तेजी से इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ये जो जनरेशन है ये ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल है, और हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम की तो ये खूबसूरती है कि ये एक्सपीरियंशियल है। जो ब्रिटिश सिस्टम से आया हुआ ज्ञान था वो एक अलग परिपाटी पर था, पर हमारा जो है ये एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, जो कि जनरेशन जी के लिए विशेष है, और उनको हम मना नहीं रहे, वो हमें आके समझा रहे हैं। यू नो, इट स्कूल इट वर्क्स। तो मैं हैरान हो जाता हूँ जब एक 20 साल का बच्चा मुझे आके कहता है कि मुझे क्रिस्टल्स के बारे में बताइए, मैं जब इनको पहनता हूँ तो आई फील अ शिफ्ट इनसाइड मी, तो कैन यू एक्सप्लेन इफ आई एम सिटिंग हियर व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट आई विल फील। उनके सवाल भी फ्रेश हैं, उनकी जिज्ञासा भी अच्छी है। तो मिलेनियम जनरेशन ये जो है ये भारतीय विद्याओं को आगे लेकर जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है। सर, भारतीय जो परिवेश रहा है, प्राकृतिक रहा है, तो पहले के जो घर होते थे वो बिना वास्तु के ऑलमोस्ट डिजाइन होते थे, तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि पहले भी सब कुछ अच्छा होता था, तो आज के समय में वास्तु की जरूरत क्यों है? ऐसा क्या आप देखते हैं तो वास्तु जरूर हो जाता है? मैं ये कहूँगा कि ये एक गैप है जिसे हम लोग मिलजुल कर फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है जो जीवंत है। पुरानी सिविलाइजेशन तो और भी होंगी, पर वो आज उस रहन सहन में नहीं है जिसमें हम हैं। तो हमारा जो सबसे पुराना
एविडेंसेस मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मिलते हैं। और आपको जानकर ये और ज़्यादा हैरानी होगी कि उस समय की जो सिटी प्लानिंग दिखाई देती है वो दिशाओं के आधार पर है, उनकी ओरिएंटेशन दिशाओं के आधार पर है। उसमें भी दिखाई देता है कि जो नालियां उस समय की बनी हुई हैं उनका विसर्जन की दिशा दक्षिण दिशा है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार है। तो बीच में कहीं ये गैप आ गया, ऐसा नहीं था कि ये था नहीं। मैं बहुत सारे पुराने ऐसे राजमिस्त्रियों से मिला जिन्होंने कहा कि उनके बाप दादाओं ने परंपरा में उनको सिखाया कि घर में अग्नि कहाँ रखनी है, दरवाजा कहाँ रखना है, और उसके आधार पर हमने घर डिजाइन किए। नहीं तो हम कहते थे कि विश्वकर्मा जी नाराज हो जाएंगे। तो परंपरा में हमारे था ये। तो बीच में जब ये एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे नए नए डिजाइन आने लगे तो ये विद्या थोड़ा गैप आना लगा। और फिर जो हमारे पिताजी लोग थे, जो मेरी जनरेशन के पहले के लोग थे, वो मॉडर्न आर्किटेक्चर से ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने ही रियलाइज़ किया कि जब गांव के घर में रहते थे तो बहुत अच्छा था, जब से शहर के घर में आए हैं तो घुटन है, नींद नहीं आ रही, सेहत भी गिर रही है। वहाँ से वास्तु के प्रति फिर से जिज्ञासा शुरू हुई। और मैंने पिछले 36 वर्ष के अपने अध्ययन और रिसर्च में ये देखा कि ये जो गैप था उसने एक प्रॉपर स्टडी का स्वरूप ले लिया। और आज स्थिति ये है कि बिना वास्तु को कंसल्ट किए ना तो लोग अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, ना फ्लैट या ये प्लॉट हैं उनको खरीद रहे हैं। तो ये जो जागृति आई है इसका बहुत बड़ा योगदान आयुर्वेद और योग को भी जाता है, क्योंकि अब जो भारतीय मेटाफिजिक्स है, जो भारतीय विज्ञान है, उसको समझने लगे हैं लोग, उसको जानने लगे हैं। तो जितनी भारतीय विद्याएं हैं, चाहे वो वास्तुशास्त्र है, चाहे वो तंत्र है, अब ये सबके प्रति जिज्ञासा ग्लोबल हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो लोग कहते हैं हाँ भाई वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। सर कोई ऐसा टेस्टिमोनियल होगा जिसका ड्रास्टिक चेंज हुआ उसकी लाइफ में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरे पास तो ऐसे असंख्य अनुभव हैं, और मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये व्यापार कर रहे हैं। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, आप उन्हीं से डायरेक्ट सवाल करिए। और जो लोग नहीं मानते थे उन्होंने माना कि बस वो जानते नहीं थे, जब से जाना है तो वो हमेशा मानेंगे। ये एक्सपीरियंस आप उन लोगों के साथ जरूर उनका लीजिए, इससे जनमानस तक ये संदेश जाएगा कि हाँ, उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा को सकारात्मक मन से लेना चाहिए। सर महावास्तु इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो ऐसा क्या वो तत्व है जिससे बैलेंस करना कंपलसरी हो जाता है? पांचों तत्वों का बैलेंस जरूरी है। शरीर में यदि पांचों तत्वों का बैलेंस ना हो, जो कि हमने वात पित्त कफ के आधार पर आयुर्वेद में देखते हैं, वात का अर्थ है वायु, पित्त का अर्थ है अग्नि, और कफ का अर्थ है पानी और पृथ्वी। तो जब ये तत्व शरीर में कम ज्यादा होते हैं, भारतीय तो पूर्ण, चाहे हमारी राजनीति है, चाहे हमारी सोच है, चाहे हमारा ज्ञान है, चाहे हमारी गवर्नेंस है, ये पंच पर आधारित है। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो हम बात करते हैं पंचायत की, हम बात करते हैं सरपंच। जो सरपंच कहेंगे यानी जो सिर हैं पंचों का, जो वो कहेंगे वही मान्य है। आज भी हमारी कोर्ट्स में पंचायत का फैसला मान्य होता है। आज भी जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने जाते हैं तो उसके मुंह में पंचरत्नी डालते हैं। तो हमारी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो पंच तत्वों पर आधारित हैं। यदि किसी व्यक्ति का वायु विकार हो तो उस व्यक्ति को बहुत एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, और वायु तत्व की दिशा पूर्व दिशा होती है। और वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ कोई ना कोई दोष होने की वजह से, टॉयलेट होने की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो जो तत्व घर में इम्बैलेंस्ड हो, नेगेटिव हो, उसी को बैलेंस करके जीवन संतुलित हो जाता है। महावास्तु एक भवन में पंच महाभूतों को संतुलित करने का ही विज्ञान है। इसीलिए हम इसे महावास्तु कहते हैं, क्योंकि पंच महाभूत एक भवन में, वो हुआ महावास्तु। जैसे कि बेडरूम का, ड्राइंग रूम का जो है कि इससे जो है कि कितना दूरी भी मतलब किचन और बाथरूम होना चाहिए। तो आजकल क्या होता है कि बेडरूम के साथ ही जो है कि बाथरूम भी अटैच होता है, तो क्या उसके साथ होना चाहिए या उनकी वास्तुशास्त्र के अनुसार? वास्तुशास्त्र के अनुसार सच पूछिए तो ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है कि बेडरूम के साथ टॉयलेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नदियों पर
मल विसर्जन भी आज तक होता रहा है और हमारे पूजा के स्थान भी नदियां रही हैं, नदी के किनारे ही मंदिर रहे हैं। हाँ, उस परमिसिस में ना हो, उस परमिसिस यानी मंदिर के परमिसिस के परे हो। तो घर में भी जो आज हमारे फ्लैट्स में एक दीवार के साथ जुड़ी हुई पाइपलाइंस हैं, तो क्योंकि वो विसर्जन व्यवस्था ऐसी हो गई है कि एक डॉट से एक पाइप से आगे चला जाता है, तो तत्व के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर ऐसे कोई दोष हमें मिले नहीं। तो ये हो सकते हैं दोष तब है जब पूजा के स्थान में शौचालय आ जाए। ईशान्य कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, जब वहाँ पर शौचालय आ जाता है तो देखा वहाँ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा एक भी घर नहीं जिसके ईशान कोण में टॉयलेट हो और वहाँ कैंसर की प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे लगभग 2-3 लाख के स्टडीज में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये फाइंड आउट किया है। तो दोष तब है जब गलत दिशा में गलत चीज हो, सही दिशा में सही होना एक्टिविटी का, कर्म का या समान का, बस यही वास्तुशास्त्र है। अगर किसी का अभी भी ईशान कोण में टॉयलेट है तो उसका उपचार क्या हो? सच पूछिए तो नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर एक भी मुझे ऐसा भवन पूरी धरती पर मिल जाए जहाँ पर ईशान कोण में टॉयलेट है और लोग वहाँ सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मैं वहाँ से वो मॉडलिंग कर दूंगा, बाकी जगह का भी कोई ना कोई उपाय कर दूंगा। पर ऐसा कोई अपवाद भी नहीं मिला है। तो क्या आप अपनी कोई सफलता की कहानी साझा करना चाहते हैं? मेरी अभी तक आपने जितनी सफलताएं की जी, उसमें कितने उतार चढ़ाव आए, क्या क्या आपने फेस किया, उसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि जीवन है तो उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही। और सबसे बड़ी सफलता की कहानी सच पूछिए तो मुझे अपनी लगती है, क्योंकि आज से लगभग 28 बरस पहले 16-17 मई 1997 को 113 रुपये लेकर एक गांव का लड़का इस शहर में उतरता है शूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर 17 रुपये का वो फेन और चाय खा पी लेता है, और वो बाकी के पैसे वापस लेने के चक्कर में 2.5 घंटे बैठा रहता है, क्योंकि उस रेहड़ी वाले के पास उतनी कलेक्शन नहीं होती। और वही जो व्यक्ति यहाँ उतरता है और उसे शहर में कोई नहीं जानता, 2 हफ्तों के बाद उसको हेडलाइन मिलती है कि संसद भवन में वास्तु दोष की वजह से राजनीतिक अस्थिरता, और फिर वो उन दोषों को दूर करता है। फिर उसकी यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है, तो वो 21 वर्षों में 25,000 से अधिक वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट पैदा कर देता है। और ये जो सफलता की इतनी बड़ी कहानी है, ये सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को अलाइन रखा हमारी उस भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ। और इस सफलता के पीछे रहस्य ये है कि जिसकी भी लाइफ को अलाइन किया, 5 तत्वों के आधार पर एनर्जाइज किया, उन्होंने उस सफलता का स्वाद चखा। तभी तो आज वही व्यक्ति इस 5 सितारा होटल में बैठ के आपसे बात कर रहा है और विश्व भर से लोग उसकी बात को लेने के लिए आए हुए। केबी के जो दीक्षा गुरु हैं वो श्री चंद्रगुप्त भास्कर वर्णेकर जी हैं, जो नागपुर में रहते हैं। आप मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। आपकी संस्कृत में भी डॉक्टरेट है और कंप्यूटर्स में भी डॉक्टरेट है। तो आप ही ने मुझे दीक्षा दी और माननीय सुदर्शन जी के मार्गदर्शन में मैंने भोंसले गुरुकुल ज्वाइन किया। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद गुरुकुल में गया। वर्णेकर जी ने ही मुझे पहली दीक्षा दी और अन्य गुरुओं से जोड़ा, जहां पर मैं भारतीय ज्ञान परंपरा को ले पाया। तो श्री वर्णेकर जी मेरे पहले गुरु थे। बचपन से ही आपकी ये इच्छा थी कि आप महावास्तु में आएंगे या कुछ और बनना चाहते थे? मैं तो विश्वास भी नहीं करता था, न वास्तुशास्त्र में न ज्योतिष में, परंतु एक साधक मिले जो श्री विद्या साधक से थे, बंगाल से आए थे। कॉलेज में मेरे साथी के पिताजी थे। उन्होंने कहा कि यदि तुम मेडिकल साइंस जानते नहीं, तुम नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औषधि नहीं होती, दवाई नहीं होती। तुम नहीं जानते, तुम इंजीनियरिंग जानते हो, तुम मेडिकल साइंस नहीं जानते। और ठीक उन्हीं दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे कॉलेज में एक पर्टिकुलर दिशा में कुछ मशीनें खराब रहती हैं। बस वो न्यूटन का एप्पल गिरा और वहाँ से ध्यान इस तरफ हो गया, तो मैं वहाँ से वास्तुशास्त्र में गया। परिवार तो हम सभी के परिवारों के जैसे
धर्म को मानने वाला, ज्योतिष को मानने वाला सब वैसे ही थे, पर मैं नहीं मानता था। मेरी यात्रा एक नॉन बिलीवर की यात्रा है, जहाँ से मैंने जांचा, परखा, देखा और आज मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। मुझे एक आखिरी सवाल है कि लोग जो आते हैं, आप गुरुजी ना कहिए, आप भाई कह सकते हैं अपना जी। तो कौन सी समस्या लेकर जो है कि आपके पास ज़्यादा आते हैं, उसके बारे में आप मुझे। मैं ये कहूँगा कि लगभग सभी प्रकार की समस्याएं लेके लोग आते हैं। आज की तारीख में चूंकि इतने बरस हो गए काम करते हुए, तो सबसे ज़्यादा लोग वो आ रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए बिल्डिंग्स बनाने में, टाउनशिप्स बनाने में, और वो बिक नहीं रही और वहाँ की एनर्जी इतनी लो है कि वो लॉस खा रहे हैं। तो वो आकर अब उनको एनर्जाइज करवाने के लिए सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं जिन्होंने टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज अपने यहाँ पर इंस्टॉल कर ली, फिर भी प्रोडक्शन नहीं आ पा रहे, फिर भी वहाँ पर क्वालिटी नहीं आ पा रही, फिर भी वहाँ पर वर्कर जो हैं प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो जैसे ही हम मशीन्स को अलाइन करते हैं दिशाओं के साथ, तो ह्यूमन बिहेवियर भी बदल जाता है और साथ में मशीन्स का बिहेवियर भी बदल जाता है। तो ये दो व्यापार के दृष्टिकोण से, ये दो सेक्टर से लोग सबसे ज़्यादा अप्रोच करते हैं। और पर्सनली लोग अगर नींद नहीं आ रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, बिना बात के घर में बहस हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों की ओरिएंटेशन पढ़ाई में नहीं है, इन समस्याओं को लेकर आते हैं और उनको सफल समाधान भी मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे करना था कि क्या करे वो मनुष्य जब उन्हें अपना घर नहीं मिलता है। आप वास्तु की बात करते हैं, तो अपना घर बनाने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को, और खासकर उनको जिनके पास अपना प्लॉट होता है लेकिन वो घर नहीं बना पा रहे। मैं 36 बरस के अपने ज्ञान के, स्टडी के, रिसर्च के और प्रयोगात्मक अनुभव के आधार पर एक बात कहूँगा। जिस घर में ईशान कोण में 5 देव हैं, 5 देव हैं सनातन अवधारणा के अनुसार। सबसे पहले देव है महादेव भगवान शिव, फिर हैं शक्ति रूप, चाहे पार्वती रूप में, चाहे श्री यंत्र के रूप में, फिर हैं उनके पुत्र गणेश, फिर उन्हीं के रुद्रांश, चाहे तो हनुमान जी या सूर्य, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, और फिर एक स्वरूप है भगवान विष्णु जी का। तो ये 5 देव हमारे सनातन सदियों से, जब से अनंत काल से हमारी सिविलाइजेशन में, ये 5 देव 5 ऊर्जाओं का समूह है। जो व्यक्ति इन 5 देवों को अपने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर लेता है, उसकी वो बुद्धि सक्रिय हो जाती है कि उसको दिखने लगता है कि वो अपना घर कैसे बनाए, अपना करियर कैसे स्मूथ रखे, अपनी सेहत ठीक कैसे रखे। मैं समझता हूँ कि हमारी जो आज तक सिविलाइजेशन जिंदा है और हम उस सिविलाइजेशन के नियमों का पालन करके आज भी उनमें भाव रखते हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारा एक्सपीरियंस है, उसका मूल कारण है घर में एक छोटा सा मंदिर होना, घर में 5 देवों का होना। जिसके घर में 5 देव हैं, उसके 5 तत्व संतुलित हैं, उसकी 5 प्रकार की बुद्धि ठीक है और उसको अपने आप दिशा निर्देश मिलता है उस ब्रह्म का, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का, जिसके हम उपासक हैं, जिसमें हमारा विश्वास है। जी जी, आजकल छोटे छोटे घर फ्लैट बने हुए हैं, तो अगर किचन के अंदर सिंक और कुकटॉप साथ में होता है तो ये क्या बात है? बिल्कुल भी नहीं। हम एक ही मुंह से गरम गरम चाय पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, तो क्या ये आयुर्वेद का दोष है? नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर रसोई में चूल्हा जो है वो काले रंग के ओटे पर है, तब दोष आता है, क्योंकि वो जो काला रंग है वो जल तत्व का है। पर उसके लिए चूल्हे को हटाने की, किचन बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक ग्रीन कलर का स्टोन उसके नीचे रख देने से ये दोष दूर हो जाता है और फिर उससे वजन नहीं बढ़ता है, पाचन ठीक रहता है, सेहत ठीक रहती है। आपने ईशान कोण में पंच तत्व की बात की, पंच परमेश्वर की बात की, तो क्या ईशान कोण में मंदिर होना सर्वोत्तम माना जाता है? जी, देवस्थान कहा गया है ईशान्य कोण को। और मैं आपसे छोटा सा एक बात कहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये सारी की सारी अवधारणा इस बात पर है कि बिल्डिंग में सूर्य पूरब में उदय होते हैं और उससे ठीक 3 घंटे पहले अगर हम कल्पना करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सूर्य की जो उस समय की किरणें घर में प्रवेश कर रही हैं वो नॉर्थ ईस्ट का स्थान है। तो वहाँ पर जो भी हम देव, इष्ट,
वहाँ पर स्थापित करते हैं, वो हमारे अंतर मन में उतरते हैं, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और हमें वो विचार, वो भाव उत्पन्न होते हैं। इस वजह से ईशान्य कोण में मंदिर रखना प्रशस्त है। युवा कुछ कहना चाहते हैं? जी 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 सर, मैं अपने करियर में बहुत मेहनत कर रही हूँ जी। और मैं स्किन की पढ़ाई कर रही हूँ एस्थेटिक की, तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा मैं कब अपना मतलब एक टारगेट मेरी परफेक्ट जॉब कैसे कोई आइडिया है कोई मतलब युवा है और मेहनत कर रहे हैं, तो ये है उनके लिए क्या, उनको जैसे सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो उसको लेकर कुछ उपाय आपसे मतलब जानना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हमारे अपने हाथ में ये एक लाइन होती है जिसे समुद्रिक शास्त्र में माइंड लाइन कहा गया है, यानी मन की रेखा। और ये मन की रेखा भी है और धन की रेखा भी है और करियर की रेखा भी है। तो जो आपने अभी सवाल पूछा है, तो इस सवाल में मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक 96 ईयर्स मान लीजिए लाइफ के, और ठीक आधे में 50 साल, 48 साल, उसके आधे में 24 साल। तो उसके आधे में जो 24 साल का बिंदु है, अभी आपके हाथ में, वहाँ पर देखिए एक लाइन हाँ हाँ बेटा है, वो दिख रही है मुझे। राइट हैंड में देखिए, राइट में देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर लाइन है आपकी, ये देखिए कितनी अच्छी लाइन है। और इस लाइन के आधार पर एक छोटी सी लाइन, आपने क्या कहा, मैं स्किन की पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कहा? तो ये जो माउंट है, ये शुक्र का माउंट है, ये स्किन का माउंट है, एस्थेटिक्स का माउंट है। यहाँ से आके एक लाइन यहाँ टच कर रही है, और वो लाइन जो है आप देखिए आपके हाथ में टच कर, अगर ये लाइन ना होती तो आप स्किन और एस्थेटिक की पढ़ाई नहीं कर सकते थे। और वो जो लाइन आके मर्ज हो रही है, जब इसकी आप टोटल गणना करेंगे तो वो 26-27 साल की उम्र में आके इसमें मर्ज होती है। तो आपको 27-28 साल की उम्र में वो ब्रेक मिलेगा करियर में जो आप पाना चाहते हैं। ये ढंग है, इसके आधार पर हम सारी चर्चा करते हैं। जी, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा फॉलो करती है वास्तु। मैं कहूँगा कि जो महिलाएं हैं वो एनर्जी सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, उनको आभास करने की एक ईश्वर प्रदत्त शक्ति ज़्यादा है। जो आदमी है वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, सात्री यानी स्त्री का अर्थ है जो 3 डायमेंशनल सोच सकती है। तो वो एनर्जी को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इस वजह से जितने एनर्जी के विषय हैं उनमें विमेन की भागीदारी ज़्यादा है और वो सफल भी ज़्यादा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा ज़्यादा तेज होती है? सिक्स सेंस ही उनमें होती है, आदमी में तो नॉनसेंस ही होती है। सर, एक आखिरी सवाल ये है जी। कि आते जाते आप अपने चाहने वालों के लिए, जो दर्शक आपको देख रहे इस समय, उनको क्या टिप्स देने चाहिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स को एक ही टिप्स में आप हल करने के? मैं, जैसा आपने पहले भी पूछा और मैंने बताया कि मैं अब बाकी का जीवन इस बात को देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे सलाहकार तो होते रहेंगे और हजारों हो रहे हैं, परंतु आप सनातन जड़ों से जुड़िए और उसमें ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में पंच देवों का कोई प्रतिमूर्त किसी भी फॉर्म का, जैसे आपकी परंपरा, आपकी लोकल परंपरा, आपकी घर की परंपरा है, पंच देवों को वहाँ विराजमान करिए या 5 कलर के टीके ही वहाँ लगा दीजिए, वो भी पंच देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो बुद्धि है, आपका जो मन है वो एकाग्र होगा, बुद्धि जागृत होगी और आपके अंदर वो संवेदनशीलता आएगी कि कौन सा तत्व कम ज़्यादा होने की वजह से जीवन में दिक्कतें हैं, और आपको एक आंतरिक प्रेरणा ही दिशा देना शुरू कर देगी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद सर। नमस्कार, थैंक यू। जी 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 जी। अगर मैं बात करूँ अध्यात्म की, विवेकानंद जी से लेके जे कृष्णमूर्ति या श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, और योग में अगर बात करूँ तो रामदेव जी या ईसा फाउंडेशन के जी। तो क्या सनातन में महावास्तु इन सब के साथ एक ऐसा पिलर हो सकता है जो भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाएगा, भारतवर्ष का पूरा नाम विश्व में रोशन करेगा? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जो हमारा वास्तुशास्त्र है ये है ही जीवन की नींव, और सनातन की नींव तो है ही मंदिर की फॉर्म में। और अगर एक संत हुए ईशा फाउंडेशन से, जग्गी वासुदेव जी हुए, तो उनका जो भी कोई टेक्निक है महावास्तु उनके फॉलोअर्स को ये बता सकता है कि किस दिशा में उनकी आइडियोलॉजी के आइकॉन्स
या प्रतीक रखे जाएं जिससे कि जो उनकी देशना है वो सही से उनके जीवन में उतर सके। ठीक इसी प्रकार से रामदेव जी ने योग का समन्वय जो आयुर्वेद से किया है, तो उसके साथ साथ जो उनकी देशना है उसके संबंधित सिंबल, जैसे कि अगर कुंडलिनी है तांत्रिक योग का हिस्सा है, चक्र हैं, उनका एक स्वरूप श्री रामदेव जी की फोटो के साथ अगर एक पर्टिकुलर दिशा में लगाएंगे तो जो उनकी देशना है, जिस पे वो संत काम कर रहे हैं, जिस पे वो ऋषि काम कर रहे हैं, वो जीवन में उतरेगी। इसी वजह से हमारे यहाँ पर घरों में सजावट के लिए आज भी देवी देवता और गुरुओं के चित्र ज़्यादा हैं, हमारे अन्य चित्र नहीं हैं, ताकि उनकी देशना, उनका ज्ञान हमारे अवचेतन में उतरे। तो महावास्तु सार्थक भूमिका निभा सकता है उन सभी पद्धतियों के लिए, उन सभी मतों के लिए कि उनकी जो देशना है वो उनके फॉलोअर के जीवन में कैसे उतरे। जैसे गुरुजी हुए हैं अपने यहाँ पर छतरपुर में, और आज लोग उनकी चमत्कारिक अनुभूतियाँ कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि पश्चिम दिशा गुरु की दिशा है, यदि उस दिशा में गुरुजी की फोटो लगाएंगे तो वो अनुभव और गहरा होगा और बेहतर आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो महावास्तु वो दिशा निर्देश दे सकता है कि जो इन विभूतियों के काम हैं, जो उनकी देशना है, जो उनके सार्थक काम हैं जीवन में उतारने के लिए, किस दिशा में उनकी कौन सी देशना को स्थापित करें। सर, देवताओं की आपने बात की, प्रथम देव आते हैं गणपति जी, जिनको लेकर काफी अवमान्यताएं भी हैं, उनके मतलब दौर पर उन्हें लगाना चाहिए या नहीं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि ये परंपरा उनको द्वार पर लगाने की सबसे पहले हमारे मंदिरों में रही है। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें गणेश जी द्वार के ऊपर सजाए जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने भी उनको द्वार पर ही स्थान दिया था। पर ये बात खंडित होते होते घरों के द्वारों पर आ गई। तो घर के द्वार पर गणेश जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सर्वप्रथम ध्यान योग्य है आप उन्हें द्वारपाल नहीं बना सकते। मंदिर के द्वारपाल होना एक अलग बात है, अपने निजी घर के द्वारपाल होना एक अलग बात है। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, उनका स्थान ईशान कोण में ही होना चाहिए।